जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास और आज का जो टॉपिक है वो सिकंदर के बारे में है। सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं, जिनको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। ये यूनान से आते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मगध पर नंदवंशी के अंतिम शासक घनानंद का राज था और घनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण होता है भारत के अंदर। ये जो सिकंदर थे ये यूनान से भारत के अंदर आते हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इनको महान क्यों कहा जाता है। देखिए, बहुत छोटी उम्र में ये विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत के अंदर आते हैं। तो पहले इनके हम परिचय के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। ये मकदूनिया में है। सिकंदर के पिता का नाम राजा फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इनकी हत्या 329 में कर दी गई। उस समय सिकंदर की उम्र 20 वर्ष थी। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था। ये जो इनकी माता थी ये हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो विश्व पर राज करे, विश्व विजेता बने और अपनी माँ के सपने को साकार करने के लिए 20 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को जीतने निकल जाते हैं। इसलिए उनको सिकंदर महान भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम रुखसाना था। अच्छा, सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु को आपने सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे। तो अरस्तु जो थे ये वैसे तो दार्शनिक थे। अब इनका शिष्य है ना, इतना उत्पाती कैसे निकले आया जो पूरे विश्व को जीतना चाहता है। तो अरस्तु जब अपनी कहानियां सुनाते थे तो सिकंदर जो है वो उन्हीं कहानियों को सुनता था जिनमें युद्ध होता था। तो युद्ध को बहुत पसंद करता था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानेंगे कि सिकंदर वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं, मौर्य शासनकाल में, और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं जिनका नाम हेलेना था। तो अब इनके बारे में पहले जान लेते हैं, बाकी की डिटेल बाद में जानेंगे। हम पढ़ते हैं सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रोस्पीच का युद्ध कहा जाता है, झेलम का या बेतस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं इनकी यात्रा के बारे में। देखिए, ये विश्व का नक्शा है। ये आपको पता होगा, ये पूरा एशिया वाला क्षेत्र है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये यूरोप है और ये एशिया है, और ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है नॉर्थ, और ये साउथ अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है ना, ये द्वीप है। अब यूरोप में यूनान से सिकंदर भारत के अंदर आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक देश है मकदूनिया, जहां से सिकंदर आता है। सिकंदर जब आता है तो इस रास्ते से होता हुआ पेशावर पाकिस्तान से हिंदू कुश पर्वत होते हुए भारत के अंदर प्रवेश करता है सिंधु नदी के तट पर। तो ये होती है यात्रा। अब आगे चलते हैं मैप के बारे में, डीपली मैप लेते हैं मकदूनिया का। ये है मकदूनिया, आपको दिखाई दे रहा है, यूनान में है। यहाँ से देखिए सिकंदर जो है ना ये अपनी यात्रा शुरू करता है फारस और ये पूरा बैक्टीरिया वाले इलाकों को जीतता हुआ ये भारत के अंदर आता है, ये सिंधु नदी के पास में। ठीक है ना, जब ये सिंधु नदी के पास में आता है तो पाकिस्तान वाले इलाके में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। और तक्षशिला में एक व्यक्ति थे आचार्य जिनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य जो थे वो घनानंद के दरबार में रहा करते थे। जब चाणक्य को पता चलता है कि सिकंदर नाम का कोई व्यक्ति है जो पूरे विश्व को जीतना चाहता है, वो भारत के अंदर आया हुआ है, भारत में आना चाहता है, भारत को जीतना चाहता है, तो ये चाणक्य जो है वो सीधा जाते हैं घनानंद के दरबार में और घनानंद से कहते हैं कि भाई वो सिकंदर जो है वो भारत में आना चाहता है, उसको रोको। लेकिन घनानंद जो थे वो अपने घमंड में चूर थे, है ना, तो वो अपने मांस मदिरा में लगे हुए थे। वो उनकी बात पर गौर नहीं करते और चाणक्य की बेइज्जती कर देते हैं। जब चाणक्य की बेइज्जती हो जाती है तो चाणक्य कहते हैं कि जब तक मैं घनानंद को सत्ता से दूर नहीं कर दूंगा, इसका सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो चाणक्य क्या चाहते थे कि भाई पूरे विश्व में पूरे भारत में ये डंका पहुंच जाए, सबको ये पता चल जाए कि सिकंदर भारत को जीतना चाहता है, इसको किसी प्रकार से रोकना है। अब आते हैं सिकंदर पे। सिकंदर जब आते हैं तो सिंधु नदी को पार करते हुए हिंदुकुश पर्वत से जब आते हैं तो एक राजा था, सबसे पहले राजा आम्बी से, एक सेकेंड, राजा आम्बी से युद्ध होता है।
आर्मी से जब युद्ध होता है तो आर्मी हार जाते हैं और ये स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं सिकंदर की। तो सिंधु नदी पार करती हुई, चिनाब नदी पार करती हुई झेलम नदी पर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बितस्ता का युद्ध। ये जो बितस्ता का युद्ध है, हाइड्रोस्पीस का युद्ध है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये जो युद्ध था ये दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था। एक का नाम था सिकंदर और एक का नाम था, दूसरे का था पोरस। पोरस जो थे वो पंजाब के राजा थे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। एक तरफ सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ पोरस की सेना है। पोरस भी बहुत पराक्रमी राजा थे, इनके पास भी बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन सिकंदर के आगे ये भी टिक नहीं पाए और सिकंदर से ये हार जाते हैं। जब सिकंदर इनको अपने कब्जे में ले लेता है और पूछता है कि बताओ राजा पोरस, तुम्हारे साथ अब कैसा सलूक किया जाए, तो राजा पोरस कहते हैं कि मैं एक राजा हूँ, मेरे साथ राजा जैसा सलूक किया जाए। तो सिकंदर इस बात को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं कि राजा पोरस को छोड़ देते हैं। तो लेकिन एक शर्त ये होती है कि आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो इसी कारण इनको छोड़ दिया जाता है। अब जब सिकंदर इनको छोड़ देते हैं तो सिकंदर क्या करते हैं कि आगे जाते हैं, तो आगे भी बहुत सारी मोट वगैरह कई जनजातियां मिलती हैं जिनसे युद्ध होता है सिकंदर का। अब सिकंदर कहता है कि भाई यहाँ तक आते हुए, मतलब सिंधु नदी, झेलम नदी और रावी नदी पर आते आते इतनी जनजातियों से, इतने राजाओं से लड़ाई लड़नी पड़ी, तो आगे भारत के अंदर तो भाई मगध का एक शासक है जिसका नाम है घनानंद, और घनानंद तो बहुत क्रूर राजा है। अगर हम यहाँ तक गए तो यहाँ तक तो हम मारे जाएंगे। तो इसी कारण क्या होता है कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौटने लगती है। सिकंदर भी अपना मन बना लेता है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। अच्छा, सिकंदर की सेना कई सालों से घर से निकली हुई थी, तो इनको अपने परिवार की, बच्चों की भी याद आ रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसी कारण सिकंदर जब वापस लौट के जाता है तो बेबीलोन की जगह थी, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। ये वापस लौट के जाते हैं। सिकंदर का एक दूसरा सेनापति और था, निराकस था। अच्छा, सिकंदर ने क्या किया, इसके घोड़े का नाम था बहुकेफला। बहुकेफला जो इनका घोड़ा था, अपने घोड़ा के नाम पर ये झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर भी बसाया गया था। तो ये था सिकंदर का इतिहास। अब जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत भी होती है। अच्छा, कई जगह एक कितवंती है कि सिकंदर मरते समय अपनी आखिरी 3 इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। अपनी 3 इच्छा बता के गया था। एक बता के गया था, जब मैं मरूं तो मेरे हाथों को खुला छोड़ना, मेरे हाथों को खुला छोड़ना। और दूसरी इच्छा थी कि मेरी जितनी भी दौलत है वो मेरे आगे बिछा देना, और मरते समय जितने भी नीम हकीम हैं उनको मेरे पीछे चला देना। इनको बहुत तेज बुखार हुआ था, बुखार के कारण बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए थे, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर जब मृत्यु होती है तो क्या करते हैं कि उनकी दौलत को बिछा दिया जाता है। जब उनकी अर्थी निकलती है, उनके हाथों को खुला छोड़ा जाता है, नीम हकीम को पीछे चलाया जाता है। सिकंदर एक संदेश देना चाहते थे कि जब आप मरोगे तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ मरोगे, और जो दौलत भी है ये भी आपका साथ नहीं देगी। दौलत भी सब मरते समय आपका साथ नहीं देगी, और जो नीम हकीम चल रहे हैं ये भी आपको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सिकंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। एक कहावत भी है ना कि शमशान की मिट्टी को हाथ में लेके पूछना है कि सिकंदर कहाँ गया। तो कभी अपने आप को गुरूर या घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का एक संदेश दिया सिकंदर ने, इसलिए इनको महान कहा जाता है। महान की श्रेणी में सिकंदर को रखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।